हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं 55th डे। और 55वें दिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आर्टिकल, वो है आर्टिकल 117। पार्लियामेंट का ये आखिरी आर्टिकल हम लोग पार्लियामेंट के सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और ये है फाइनेंशियल बिल के बारे में। इसके बारे में फाइनेंशियल बिल, तो मनी बिल हमने डिस्कस किया था। अभी फाइनेंशियल बिल को समझना है कि ये किस तरह से डिफाइन होता है, ये कौन सा बिल फाइनेंशियल बिल होगा और फिर इसके लिए क्या स्पेशल प्रोसीजर है, वो दोनों चीज़ों को हम लोग समझते हैं। फाइनेंशियल बिल की अगर बात करें तो आर्टिकल 117 में दो क्लॉज जो है, 117 क्लॉज 1 ये वाला और 117 क्लॉज 3, दो तरह के फाइनेंशियल बिल की बात करता है, जिसको क्लास 1 या टाइप 1 टाइप 2 करके बोला जाता है। टाइप 1 117 क्लॉज 1 में बताया गया है और टाइप 2 जो है वो 117 क्लॉज 3 के अंदर बताया गया है। सबसे पहले आपको देखिए कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है इन दोनों में। देखिए फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या समझना है कि यहां पर द थिंग विल रिवॉल्व अराउंड टू आर्टिकल 110, जिसमें कि क्या था, कंटेंट ऑफ मनी बिल। किसका कंटेंट था? मनी बिल का। और दूसरा चीज जो है वो देखना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए पहला वाला जो फाइनेंशियल बिल है, यानी फाइनेंशियल बिल टाइप 1, ये कहता है कि वैसा कोई बिल जिसमें आर्टिकल 110 के अंदर जो भी मैटर्स हैं उनके साथ साथ कुछ जनरल प्रोविजन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ जनरल प्रोविजन। तो यहां ध्यान से समझेंगे एक चीज को कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की, तो ये कहता है कि आर्टिकल 110 में जो बातें दी गई थी, जो मनी बिल के अंदर हमने देखा था, वो प्रोविजंस के साथ साथ कुछ और जनरल प्रोविजंस भी अगर किसी बिल में है तो वो कैसा बिल है? फाइनेंशियल बिल टाइप 1। क्योंकि मनी बिल में आपने क्या देखा था कि जब कोई बिल केवल 110 के मामलों से डील कर रहा हो तो मनी बिल, अगर 110 के साथ साथ मतलब 110 का भी कोई मैटर तो होना चाहिए और उसके अलावा कोई जनरल प्रोविजन भी है तो वो कैसा बिल हो जाएगा? फाइनेंशियल बिल टाइप 1। तो ये पहला डिफरेंस हुआ। और जो सेकेंड टाइप है फाइनेंशियल बिल का, वो क्या कहता है कि वैसा कोई बिल जिसमें खर्च यानी एक्सपेंडिचर कराने की बात हो किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑफ आर्टिकल 110। मतलब ऐसा कोई बिल जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही खर्च कराने की बात हो रही हो, मगर वो ऐसा कोई भी मामला नहीं होना चाहिए जो किसमें है? आर्टिकल 110 के अंदर। तो यहां तीनों के बीच में अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 में, तो मनी बिल वैसा बिल जिसमें केवल आर्टिकल 110 के मामले दिए गए हों। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 वैसा बिल जिसमें 110 के साथ साथ कुछ और मामले भी दिए गए हों। और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 वैसा बिल जिसमें कि पैसा सीएफआई से खर्च कराया जा रहा हो, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल 110 के अंदर कवर हुआ है। तो ये तीन तरह का डिफरेंशिएशन है जो पैसे से रिलेटेड बिल्स आते हैं, उसमें तीन कैटेगराइजेशन हम लोग देख सकते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 का कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस समझ में आया। अब प्रोसीजरल डिफरेंस की जब बात करेंगे तो आपको क्या समझना है, जो आपको एक पहले इमेज के थ्रू बताया भी था जब बिल्स का हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। टाइप 1 के लिए स्पेशल प्रोसीजर है सेम एज मनी बिल टिल इंट्रोडक्शन स्टेज। समझ में आया बात यहाँ पे कि पहला जो टाइप है फाइनेंशियल बिल का, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो होगा जो मनी बिल जैसा होगा। किस स्टेज तक? इंट्रोडक्शन स्टेज तक। यानी कि तीन स्पेशल चीजें, केवल लोकसभा में आ सकता है, केवल गवर्नमेंट बिल के रूप में यानी कि मंत्री ला सकता है, ठीक है, मिनिस्टर के द्वारा, और केवल प्रायर परमिशन किसके? प्रेसिडेंट के परमिशन से ही लाया जा सकता है। यानी ये तीन स्पेशल प्रोसीजर होगा। लेकिन एक बार फाइनेंशियल बिल टाइप 1 पेश हो गया, यानी इंट्रोड्यूस हो गया हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर, अब जब लोकसभा उसको पास करती है
तो स्पीकर चूंकि उस पर सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट करेगा और राज्यसभा के पास सारे पावर्स होंगे, यानी कि वो रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं ले सकता, और ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाया जा सकता है ऐसे केसेस में, और प्रेसिडेंट के पास भी सारे वीटो पावर अवेलेबल होंगे। तो बस इंट्रोडक्शन स्टेज तक इसके पास स्पेशल प्रोसीजर है। और जब हम टाइप 2 की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह है, यानी दोनों हाउस में आ सकता है, कोई भी मेंबर ला सकता है, कोई परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का पेश करने के लिए। बस एक डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस, और वो ये है कि ऐसे किसी बिल का कंसिडरेशन यानी कि उसके ऊपर डिस्कशन वोटिंग जो है वो नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट उसका रिकमेंडेशन ना दे दे। बस इतना ही, बिल पेश हो गया, बट बिल पे डिस्कशन और वोटिंग तब हो पाएगी जब प्रेसिडेंट क्या करे, उसका रिकमेंडेशन दे दे। बाकी इसमें और कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई तरह का स्पेशल प्रोसीजर नहीं फॉलो होता है, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल जैसा ही ट्रीट होता है। समझ में आया? तो ये हमारा जो है वो क्या है, फाइनेंशियल बिल का जो पूरा डेफिनेशन और उसका प्रोसीजर एस्पेक्ट टाइप 1 और टाइप 2 में हमने जो देखा। ठीक है, पार्लियामेंट खत्म होने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी यूनियन जुडिशरी के ऊपर। और यूनियन जुडिशरी के अंदर आर्टिकल 124 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके हम लोग एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर्स में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक में अपॉइंटमेंट कोलेजियम, अगली क्लास में हम लोग अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन कोलेजियम सिस्टम देखेंगे। उसके अगले लेक्चर में हम लोग टर्म और रिमूवल की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। ठीक है, थैंक यू सो मच।